वेलकम स्टूडेंट, मैं आपको आज विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज से हम आपकी एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अभी तक यूट्यूब पे आपको कोई नहीं दे रहा होगा। जो कि अभी हम आपके लिए कुछ वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जब ये क्लासेस ओवर हो जाएंगी तो हम आपसे इससे चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। तो आज हम आपकी जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओ लेवल के तो हम आपको चला ही रहे हैं बैच। ओ लेवल के बैच तो आपको मिलेंगे ही साथ साथ। इसकी क्लास आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज हम आपका नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ए लेवल का, जो कि आपका सितंबर में होने वाला है एग्ज़ाम इसका भी। तो मैंने काफ़ी बच्चों को जो बच्चों ने नोट परचेज़ किए हैं हमसे, उनको मैंने बताया है कि आपको ईज़ी पेपर जो है वो लॉक करें। तो हमने जो आपको बताया है वो कौन सा ईज़ी था, A6 लॉक करने के लिए बोला था। तो A6 R5 आप लोगों ने लॉक कर दिया होगा। तो इसी की क्लास हम आपको अब देने जा रहे हैं, जो कि कंटिन्यू 3 महीने तक आपको मिलेगी। तो A6 की, और कोशिश करेंगे तो A8 की भी क्लास जो मैंने लॉक करवाया आपको पेपर, उसकी भी हम साथ साथ आपको दें। तो इन दोनों की क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और टाइमिंग जो होगी अपलोडिंग की वो होगी 7 बजे। यह हम बता देंगे, हो सकता है कभी दिन में मिल जाए, हो सकता है कभी आपको रात में वीडियो मिले। तो इन्हीं दोनों टाइम पे आपको इन दोनों की क्लास देखने को मिलेगी। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको भी परचेज करनी है वीडियोस और विद PDF नोट, वो मुझको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर दिया हुआ है 7007659485 पे आपको मैसेज करना है, और आपको PDF नोट्स और वीडियो क्लास सभी के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं पहला बैच, जो कि है ए लेवल का। और मैंने इजी जो चैप्टर है वो आपको बता दिए हैं। मैं आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ एक बार, और कौन कौन से पेपर आपको लॉक करने हैं वो भी मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ उसके माध्यम से। देखिए, सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है जो कि, तो इसको आप बिल्कुल डाउनलोड कर लें। सेक्शन मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये है आपका स्ट्रक्चर पूरा। आफ्टर हम यहाँ पे बात करेंगे आफ्टर ओ लेवल के बाद, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो आफ्टर ओ लेवल के हैं। तो ये तो बिल्कुल हटा दें यहाँ से 3, और चौथा भी आप हटाई दें। तो ये 4 तो नहीं देने आपको, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको मतलब है रिवीजन, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। ये आपका C++ है। इसको अभी हम नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसको हम बाद में लॉक करवाएंगे। अगर किन्होंने ने किया हो तो मुझको मैसेज कर दें व्हाट्सएप। हम जो क्लास आपको देंगे अभी A6 R5 की और A8 R5 की क्लास अभी आपको देंगे। और लॉक करने के लिए कौन कौन से बताए गए हैं, A6 A7 A8 A5, ये 4 हो गए आपके कंपलसरी। ये तो आपको करने करने हैं। और इसके बाद है आपका, नीचे आते हैं। इनमें से जो ऑप्शनल वाले हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इजी कौन से हैं, वो हैं ये देखिए A9.3 और A10.3। ये जो स्पेशलाइज एरिया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, ये टोटल थ्योरी बेस है, तो इसको मैंने लॉक करने को बोला है। अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। इन दोनों के नोट्स और वीडियो क्लास भी अवेलेबल है हमारे पास। PHP लेना चाहते हैं तो PHP के भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये आपको लॉक करने के लिए नहीं बोलूँगा। सिंपल सा आप ये लॉक करें A9 10.3 और A9.3 और A10.3, ये दोनों कोर्स आपको लॉक करने हैं। इन्हीं की क्लास और PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है 57 नंबर पे अवेलेबल है। 57 नंबर पे जाएं। तो देखिए, बहुत ही इजी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ जो चैप्टर हमारे पास है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है। आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का। इसमें आपका है स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो आपका होता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम ढांचा जो होता है, जो ALU CPU इनपुट आउटपुट जिससे सब कुछ मिलकर बनता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट, उसमें बस स्ट्रक्चर। और एक ये नया चीज़ है इसमें, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर हेडिंग डाल लें अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि आपका है ए लेवल का सिलेबस A6 R5, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी PDF नोट्स में इंग्लिश में ही आपको इसका एग्जाम देना, लेकिन हम वीडियो आपको देंगे हिंदी में, जिससे कि आपको सही से समझ में आए। क्योंकि बच्चे हमारे पास अब हिंदी मीडियम वाले ही, ओ लेवल वाले बच्चे ए में गए हैं, तो उनको दिक्कत ना हो समझने में। तो PDF कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। करीबन 307 पेज की कंप्लीट PDF है इसमें। इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद एग्जाम्पल विद डायग्राम, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और समझाने के लिए हमने इसमें हिंदी में डेटा आपको कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जो कि है कंप्यूटर की संरचना क्या होती है। तो कंप्यूटर की संरचना में बेसिकली हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले, कंप्यूटर में जो हम लोग यूज़ करेंगे, पहला प्रोसेसर है, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट हो गए, प्रोग्राम्स हो गए।
तो ये मेन चीज़ है इसके कंप्यूटर के भाग जो हम लोग प्रोसेसिंग के समय यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इसमें हमारे क्या आते हैं। तो कोई भी जो कंप्यूटर कुछ भागों से मिलकर बना होता है वो हमारा कंप्यूटर कहलाता है। जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गया आपका, प्रोसेसिंग, मेमोरी, प्रोग्राम, और इन सभी भागों को उपलब्ध नीचे चित्र में हमने दे दिया। जैसे कि प्रोग्राम हो गया ये आपका, उसके बाद ये आपका प्रोसेसर लगा है, प्रोसेसर से एक इनपुट आ रहा है, एक आउटपुट है, और एक इसमें मेमोरी हमारी इंक्लूड की गई है। ठीक है, आगे जैसा प्रोसेसर है तो इसमें जो कई भाग हैं उनके भाग जो मशीन को प्रोसेस करने का काम करते हैं वो हमारा प्रोसेसर का काम है। और इसी पे आपकी जो है प्रोसेसर पे ही आपकी जो है स्पीड भी डिपेंड करती है। यानी कि आपके पास i3 है या फिर आपके पास i5 है, i7 है, तो ये जो आपके प्रोसेसर वर्जन होते हैं इन्हीं के अनुसार, और ये किस जनरेशन के हैं, 7th 8th 9th 10th जो भी जनरेशन इसमें है, जैसे कि अपडेट वर्जन होते हैं उसी प्रकार से जनरेशन होती है, तो उसके अनुसार ये आपकी स्पीड जो है इसमें डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर की प्रोसेसर की। तो बगैर इसके आपका जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखा गया जोड़ना, घटाना, गणितीय जो भी काम होगा आपका किसके अनुसार वो कंपैरिजन करना, वो सारा प्रोसेसर के अनुसार ही हम करेंगे। ये जब तक प्रोसेस नहीं करेगा तब तक आपका कंप्यूटर जो है वो आपको जवाब नहीं देगा। उसके बाद इसमें हम यूज़ करते हैं क्या चीज़, सिंपल सा चीज़ है जो कि है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि हमारा द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हमारा मेमोरी होता है, एएलयू होता था, कंट्रोल यूनिट होता है, और मेमोरी कंप्यूटर के भीतर यानी कि इंटरनल मेमोरी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एएलयू। एएलयू के सभी तरह की गणनाएं की जाती है, जैसे कंट्रोल यूनिट हो गई, और हमारे आदेशों को समझ कर उनके सही सही पालन कराना तथा कंप्यूटर के सही भागों को नजर रखने का काम कौन करता है, हमारा एएलयू। तो ये दो हमारे हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ये सारा हमारा किस में काम होता है, प्रोसेसिंग के द्वारा। एक कंट्रोल यूनिट और एक एएलयू किसके द्वारा यूज होता है, हमारा प्रोसेसिंग के द्वारा। प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम लोग इसको यूज करते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए, और छोटे छोटे जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गए, आपके पीसी हो गए, प्रोसेसर आदि जो है सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो आप कंप्यूटर बेसिकली एक प्रकार की चिप होती है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूं, प्रोसेसर जो होते हैं इसमें डॉट डॉट लगे होते हैं। इन सबका क्या मतलब है मैं आपको डायग्राम के माध्यम से एक प्रोसेसर यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सीपीयू का प्रोसेसर निकालते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है आपका प्रोसेसर जो है वो होता है। इसको कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसमें कोर्स होती हैं, इसको इसको कोर्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे दो आपको पॉइंट होती है, कोर्स होते हैं, और सीपीयू के अंदर एक सॉकेट होता है, उसके अंदर इसको हम लोग पिन अप कर देते हैं, जिससे कि आपका वो कंप्यूटर से मेमोरी की तरह अटैच हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से सॉकेट्स होते हैं इसमें। तो ये आपका जो कहलाता है, और तमाम तरह के मॉडल नंबर उनके रूप में ये आपको देखने को मिलता है। तो इसको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सेटअप किया जाता है, और इसके ऊपर एक जिंक लगाया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर एक कूलिंग फैन लगाया जाता है, जिससे कि ये हीट ना करें, जिससे कि आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन बनी रहे। ठीक है, हीट सिंक जिसको बोलते हैं। और ये जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी उसके साइज पर आपका निर्भर करता है, जो कि 1000 KB हो सकता है, और 1 MB हो सकता है, और 1024 KB और 1000 GB तक का आपका ये नापने की क्षमता, यानी कि मेमोरी की जो साइज होती है उस पर आपका डिपेंड करता है कितनी मेमोरी। 1 MB हो गई आपकी, 1 KB, या जितनी भी हो उसके अनुसार वो आपकी स्पीड निर्भर करेगी। तो कंप्यूटर का यहाँ पर देखिए दिया गया, कंप्यूटर को मेमोरी का आकार जो साइज होता है वो बाइट में नापा जाता है, और 1 KB में हमारे कितने होते हैं, 1024, 1 MB में हमारे 1024 KB, और 1 GB में 1024 MB आपके होते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 1024 जो होता है हमारा इसके बराबर है 1 KB के। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद सॉरी, ये आपका यहाँ पे बाइट होगा, BYT लिख लें। 1024 जो बाइट है आपका 1 KB के बराबर होता है, और 1024 जो KB होता है आपका वो 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, और 1024 MB जो होता है वो 1 GB के बराबर होता है। तो ये सिंपल सा मेमोरी का कैलकुलेशन है, आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये होता है, इसमें आपके दो तरह की मेमोरी काम करती है। एक
भीतरी और एक बाहरी, यानी कि एक मेन मेमोरी होगी इंटरनल जिसको कहेंगे, और एक एक्सटर्नल होगी जिसको कहेंगे ऑक्सिलरी। तो दो प्रकार की आपकी मेमोरी इसमें काम करती है। आगे चलते हैं। तो भीतरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी किस प्रकार से काम करती है। तो जो भीतरी यानी कि इंटरनल है, मुख्य मेमोरी जो सीपीयू के एक भाग होती है, और उसमें हमारा कितनी मेमोरी होती है, 16 मेगाबाइट से, यानी कि 16 एमबी से 512 मेगाबाइट तक होती है। ठीक है। और बाहरी के लिए हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, उसमें हम हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हैं, मैग्नेटिक टेप लगा सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, वो हमारा सहायक मेमोरी जो होती है उनके रूप में हम इसमें कंप्यूटर में अपने प्रोसेसर के साथ अटैच करते हैं। उसी के साथ इसमें दो और मुख्य पार्ट हमारे यूज होते हैं, जो कि है रैम और रोम, जिसको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जो कि थोड़े समय के लिए आपको डेटा प्रदान करती है, यानी कि स्पीड प्रदान करती है, कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं, और सारा जो डेटा है वो आपका इसी के अंदर स्टोर होता है, आपका रोम के अंदर। जैसे कि आप बायोस फाइल जब ऑन ऑफ करते हैं, वहाँ पे F2 मेनू, आपका बायोस मेनू शो होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो सारा किस में स्टोर होता है, आपके रोम में। ये आपका फ्लैश मेमोरी के रूप में काम करता है। जब भी आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपका डेटा इसी में स्टोर होता है, आपके रैम में, और आपको जहाँ भी आपने जो फाइल होगी, देखते हैं टाइमिंग भी जो होती है आपकी, वो सारा इसीलिए आपको शो होता रहता है। आपका डेटा जो डिलीट नहीं होता है, अगर ये इसमें स्टोर नहीं होगा तो आपका डेटा बार बार डिलीट हो जाएगा। तो ये है इस प्रकार से। उसके बाद है इसमें इनपुट और आउटपुट। देखिए पूरा चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं, आपको एक एक चीज समझा रहे हैं, इसीलिए जो हमारे पास चैप्टर का ओवरव्यू है उसके अनुसार। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल बट, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो मैं आपको पूरा एक चैप्टर आज कंप्लीट करूंगा और पूरा चीज इसमें समझा दूंगा। तो उसके बाद है हमारे पास इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो आपको पता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो जैसे कि कीबोर्ड्स हो गया आपका, मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया डेटा। माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये आपके इनपुट डिवाइस है, यानी कि आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, इसमें आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कीबोर्ड से आप इनपुट करेंगे तो आपके मॉनिटर में टाइप होगा, माउस को भी कर्सर जो आपका है वो यहाँ पे ब्लिंक करेगा। उसी प्रकार जॉयस्टिक आप गेम खेलेंगे, माउस से स्कैन करेंगे तो आपके कंप्यूटर में स्कैन होकर जाएगा। माइक है तो बोलेंगे तो आपकी रिकॉर्ड होकर उसमें जाएगी। तो वही चीज़ है, ये आपके इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। उसी प्रकार से इनपुट डिवाइस के कुछ नाम्स मैंने देखिए यहाँ पे तमाम नाम आपको ऐड करके दे दिए, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा अपने डेटा को, निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स गैजेट्स, और भी तमाम तरह के, जैसे कि देखिए यहाँ पे डिवाइसेस अवेलेबल है। माइक्रोफोन हो गया, MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, OCR हो गया ऑप्टिकल रीडर, जो आपका OMR शीट होती है वो भी सभी इसी में आते हैं, जैसे कि OMR है, बारकोड, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के रूप में यूज होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो कि हमें बाहर की तरफ मिलेंगी, जैसे कि स्पीकर हैं, आप स्पीकर में सुनेंगे तो आपको आवाज़ बाहर सुनाई देगी, अंदर नहीं जाएगी। तो उसी प्रकार से ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। देखिए आउटपुट डिवाइस में हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्टर है, इसमें भी आपको दिखाई देगा, वीडियो है, प्रिंटर है, इसमें भी आपको प्रिंट होकर बाहर मिलेगा, प्लोटर है, स्पीकर है, माइक्रोफोन, साउंड, पावर सप्लाई, ये सारे आपके किस में आते हैं, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो उसमें वही मैंने थ्योरी डाल दी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। कंप्यूटर के कुछ आपके भाग होते हैं मेन, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, जो तीन प्रकार के हमारे भाग होते हैं। इनको देखते हैं, समझते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल से हैं, कुछ नहीं है ज़्यादा। अब मेन फ्रेम या मुख्य कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में बड़े और काफ़ी जगह घेरने वाले होते हैं, और इनमें जो है सैकड़ों टर्मिनल जुड़े होते हैं। तो अभी आपको दिखा देते हैं इनके डायग्राम, और उन पर एक सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं। उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पहले चलते थे, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन्हें खरीद सकती हैं। आजकल छोटे कंप्यूटर आपको आ गए, जिनको कि हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, इनको कि हम घर में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत पहले की डिवाइसेस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इनको पढ़ना है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर है। तो आकार में कंप्यूटर छोटे होते हैं, परंतु उनकी ताकत मुख्य कंप्यूटर से बहुत कम होती है। तो इसमें एक साथ 10 से 12 व्यक्ति इसमें काम कर सकते हैं। तो ये सब आपके कब बने थे, 1980 में बने थे। ये ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये आपके आते नहीं ज़्यादा। उसके बाद है आपका पर्सनल कंप्यूटर, जो कि पीसी होता है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो कि सबसे छोटा होता है, सस्ता होता है, और एक सुपर कंप्यूटर के तरीके आपका वो काम करता है और सारा काम कर सकता है, और इसमें एक व्यक्ति एक बार में काम कर सकता है। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर कहलाता है। और इन तीन की तरह ही एक आपका अलग कंप्यूटर होता है, जिसको हम लोग सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, और ये अकेले ही कई कंप्यूटर के बराबर
काम कर सकता है। और भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? परम के नाम से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के मुख्य भाग जो हो गए आपके 3 भाग मैंने बता दिए, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू है। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, और या पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रण करने का काम आपका करता है। तो सीपीयू में तमाम तरह के उपकरण जुड़े होते हैं आपको इनपुट आउटपुट के रूप में। तो उस सभी को नियंत्रण करने का, पावर सप्लाई देने का काम आपका कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट आउटपुट हो गया आपका, तमाम तरह के काम जो होंगे वो सारा इसी के अंतर्गत हैंडल होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका एएलयू होता है, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक। अर्थमेटिकल में आपका क्या गणितीय काम जो होगा वो सारा काम होगा। कंट्रोल यूनिट में आपकी डिवाइसेस होंगी, उनको कनेक्टिंग करने का काम किया जाएगा। उसके बाद मेमोरी यूनिट होगा। मेमोरी यूनिट में आपका जो है रैम वगैरह का काम होगा, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इन सब के अटैचमेंट होगी। और मेमोरी यूनिट के अंतर्गत कुछ डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जो आपके रैम, सीपीयू, वो सारा चीज़ें इस प्रकार से काम करती हैं। तो ये आपका कंट्रोल है, कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये सीपीयू है। इसमें अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट यहाँ जुड़ा है। उसके बाद मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज लगा, उसके बाद ये इनपुट हो रहा है प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर, और यहाँ से ये आउटपुट हो रहा है। तो सभी डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं सीपीयू के माध्यम से। ये उसका क्या है? ब्लॉक डायग्राम है। अगर ये पूछा जाता है कंट्रोल यूनिट के बारे में तो ये ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाएं, जिससे कि आपको नंबर मिलेंगे। तो सिंपल सा है। आगे है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे इस चैप्टर का, बहुत ही ईजी है, इसको आप बिल्कुल समझ सकते हैं। मैंने आपको फटाफट समझा दिया है, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो सिलेबस पर चलते हैं। तो देखिए इतना मैंने आपको बता दिया। लास्ट है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल में, नया टॉपिक है। तो यह एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसे 1995 में जॉन वॉन न्यूमैन ने विकसित किया था, और जॉन एक गणितीय और भौतिकीय वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं वॉन न्यूमैन क्या होता है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे हम चलते हैं और देखते हैं, देखिए क्या होता है, किस प्रकार का है ये। तो है कुछ नहीं, बेसिकली एक कनेक्टिविटी है, उसके द्वारा ये काम करता है। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, उसी प्रकार देख सकते हैं। कोई डिवाइस आपके सामने ओपन नहीं हो गया है, कोई डिवाइस नहीं है। ये बेसिकली अंदर जो सीपीयू के अंदर कनेक्टिविटी होती है वो उसका ही काम है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और इनपुट आउटपुट का ही काम आपका ये करता है। तो चलिए देखते हैं। तो यह एक आर्किटेक्चर है जो कि स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर में कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और इसमें जो आपकी मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं, जो सीपीयू की मेन मेमोरी होती है, एक समय में केवल इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें आपकी भी कनेक्ट होती है। सीपीयू हो गया और बसेस, तो ये सारा चीज़ें इसमें कनेक्ट होता है। किस प्रकार से देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखाई जा रही है। ये आपका कंट्रोल यूनिट है, ये आपका कंट्रोल यूनिट है, ये सीपीयू लगा है पूरा, ये कंट्रोल यूनिट है, ये रजिस्टर्स आपके लगे हैं, ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। इसके बाद देखिए एक मेन मेमोरी यहाँ जा रही है, उसके बाद इसी में से एक इनपुट आउटपुट का इंटरफेस जा रहा है, कंट्रोल बस है, डेटा बस है, एड्रेस बस है। तो सारा आपस में ही कनेक्टिविटी इसमें इस प्रकार से होती है। तो भी आपको अलग अलग से इसका पार्ट समझा देते हैं। इस प्रकार से देखिए क्या क्या है। तो पहला है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो एक एएलयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ऑपरेशन करने का काम करता है, उसको हम लोग प्रोसेस कंट्रोल सिग्नल के रूप में जानते हैं। उसके बाद एएलयू मैंने बता दिया आपको। रजिस्टर आपका क्या है? तो रजिस्टर आपके जो है सीपीयू में हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं, और कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले रजिस्टर में आपका स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में एक प्रकार का पूरा फंक्शन होता है ये रजिस्टर का। अगर आप यहाँ पे जाकर सर्च करेंगे विंडोज में, टाइप करेंगे रजिस्टर, तो आपको वो मिल जाएगा। वहाँ पे आपकी सारी रजिस्ट्री आपके कंप्यूटर की होती है जब भी आप कोई नया फंक्शन इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद एक्यूमुलेटर इसमें है। तो यह एएलयू के द्वारा की गई कैलकुलेशन को, रिजल्ट को स्टोर करता है। पीसी क्या काम करता है? या अगले इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करता है। उसके बाद एमएआर क्या? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है। एमडीआर इसमें क्या काम करता है? या मेमोरी के फेच हुए इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। सीआईआर इसमें क्या करता है? इसको कहते हैं करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या हाल फिलहाल में जो फेच हुई इंस्ट्रक्शन होता है उसको स्टोर करता है। तो ये सभी का काम अलग अलग है, आपको सभी का काम पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई आपसे पूछ सकता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं या इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी लोकेशन को, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो देता है उसको मेमोरी लोकेशन के लिए स्टोर करता है।
उसके बाद है IBR है, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर क्या है, यह इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता और IBR में स्टोर कर देता है। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद में आपका इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है, बसेस हैं। तो कंप्यूटर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डेटा का ट्रांसफर करने के लिए बसेस, जैसे कि आपके रियल लाइफ में भी हम जैसे कि बात करें, यानी कि मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो हम बस का यूज़ करेंगे और यहाँ से यहाँ हम चले जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में बसेस होती हैं, लेकिन इस प्रकार के ओरिजिनल बसेस नहीं होती हैं। उसमें आपकी कनेक्टिविटी होती है जो कि किस प्रकार से मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग इनके रूप में आपकी होती है। एड्रेस बस होते हैं, कंट्रोल बस होती हैं, ये आपकी बसेस होती हैं। जैसे डेटा बस हो गई, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, इनके माध्यम से, कमांडिंग के माध्यम से तो जो किस प्रकार से काम करती हैं, तो यह मेमोरी यूनिट इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसर में डेटा को ले जाती है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस बस का क्या काम होता है, यह मेमोरी तथा प्रोसेसर के बाद डेटा को एड्रेस को ले जाती है। कंट्रोल का काम क्या है, यह सीपीयू के लिए कंट्रोल कमांड को ले जाती है। तो ये आपके हैं बसेस जो कि आपके कंप्यूटर में काम करती हैं एक दूसरे स्थान से ले जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद व्यू न्यूमन बॉटलनेक आपका क्या है, इस आर्किटेक्चर में एक समय केवल इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होता है तथा सभी इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में ही परफॉर्म किए जाते हैं और इसमें जो सीपीयू की परफॉर्मेंस में कमी आती है उसको हम कहते हैं वेन न्यूमन बॉटलनेक कहते हैं। तो यही था बेसिकली आपका पहला चैप्टर। तो देख सकते हैं कितना इजी है, मैंने आपको सिंपल सा एकदम समझा दिया है। तो ये था आपका A6 R5 का A लेवल का सिलेबस, चैप्टर नंबर 1। आगे है अभी कठिन, आगे आपको अभी मैं बताऊंगा। ये तो आपका बहुत ही सिंपल सा पार्ट था जो कि आज हमने आपको कवर किया है। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर स्ट्रक्चर। तो ये पूरा एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसमें आपको इतना ही है, बेसिकली आपको कंप्यूटर के जो जो इंटर और इनपुट आउटपुट पार्ट्स होते हैं, रजिस्ट्री होती हैं, मदरबोर्ड होता है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम आएंगे आर्किटेक्चर जो होता है, जो कि अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। देखिए इसमें हम लोग लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, डेटा रिप्रेजेंटेशन करना, फर्स्ट टू इम्प्लीमेंटेशन करना, थोड़ा सा इसमें बाइनरी वगैरह कन्वर्जन करना, ये थोड़ा सा आपका टॉपिक है। अच्छा, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। और देखिए इसमें जो सिलेबस है आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन होगा पूरा, और दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये अच्छा टॉपिक है, प्रोसेसिंग है, इसके बारे में आपको पढ़ने में मजा आएगी। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो देखिए बुक कितनी बड़ी बड़ी इसमें आपको दी गई है। कोई दिक्कत नहीं, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आपको सारे टॉपिक कवर कर देंगे इसी प्रकार से, आप बेफिक्र रहें, समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, PDF नोट, वीडियो क्लास की आपको दे देंगे। तो जिनको भी नोट्स और इसकी वीडियो क्लास चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।